my dear student of standard 10th, and welcome to you. And today I have brought chapter number 15, that is economical development for you. Okay friends, so let us begin with the introduction part where I am going to explain the first four line. See, in the first four line it is given that when we wake up in the early morning, then if financially good, हमारे पास अगर अच्छा पैसा होता है, then we don't have any worries in our mind. But there are some people those who are thinking if we don't earn today, हम लोग शाम को कुछ खा नहीं पाएंगे. ओके, एंड शायद ऐसे लोगों को ही हम लोग पुअर यानी गरीब कहते हैं. ओके, सो इस टाइप की चीज़ें होती हैं. कुछ कंट्रीज़ में पुअर ज़्यादा होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में पुअर होते ही नहीं है. वो होता क्या है? इसके लिए पहले हमको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है. अगर हम आज की तारीख में देखें ना, तो बहुत सारे कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप कर चुके हैं, है ना. अगर हम लोग को पुअर लोग ढूंढने हैं तो इंडिया के कंट्री जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कंट्री में आपको इजीली मिल जाएंगे. बट इफ़ यू गो इन यूरोपियन कंट्रीज, आपको पुअर पीपल देखने को मिलेंगे ही नहीं. ओके, सो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे अचीव किया जा सकता है? वेल, इट इज़ द कॉन्सेप्ट. आई एम रीडिंग द थर्ड लाइन. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट शोज कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. तो कॉन्स्टेंट इंक्रीज होना चाहिए. सपोज यू आर बिजनेसमैन, आपने 5 लाख रुपीज़ लास्ट ईयर रन किया, एंड ये साल आप 7 लाख अचीव कर रहे हो. मीन्स डेवलपमेंट हुआ ना, कुछ इंक्रीज हुआ. सपोज लास्ट ईयर आपने 56% अर्न किए थे, एग्जाम में स्कोर किए थे, एंड दिस टाइम यू हैव स्कोर 71. इंक्रीज हुआ, तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होना मीन्स डेवलपमेंट. ओके, सो यहाँ पे नेशनल इनकम में डेवलपमेंट हो रहा है. सो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अगर हमको अचीव करना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 वो जो डॉट करके लिखा है, कांस्टेंट इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. तो कंट्री की इनकम में लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, तो ये हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट हो रहा है. इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री. पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री क्या है वो हम लोग आगे थोड़ा समझेंगे, चैप्टर में ही है. एंड देन इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. ओके, लोगों का रहन सहन बदलता है ना. जब लोग बहुत गरीब होते हैं तो अगर उनको ऑयल लाना है तो पॉलीथीन वाला ऑयल लाते हैं, फिर वो डब्बे वाला ऑयल लाते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं 20 लीटर्स की पूरी कैन ला के रख लेते हैं, है ना. अगर आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो. नाउ बिलो दिस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मेरी इमेज के नीचे. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एंड टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम. टोटल इनकम किसको बोलेंगे? हम लोग पूरे देश की इनकम. अब हम लोग क्या करते हैं, इंडिया सपोज करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन राइट नाउ इट इज़ 135 करोड़, और इंडिया ने टोटल इतना 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 अर्न किया पूरे साल में. तो जितना भी हमारी नेशनल इनकम है उसको अगर हम लोग अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, देन वी विल गॉट पर कैपिटा इनकम. ओके, सिंपल. अगर हम लोग को स्टेट वाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं. सपोज गुजरात ने पूरे साल में इतना अर्न किया, डिवाइड कर दो गुजरात की पॉपुलेशन से, तो आपको क्या मिलेगा? पर कैपिटा इनकम. ओके, इसके अलावा पर कैपिटा इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में गिनी जाती हैं, कि लोगों का फूड कैसा है, उनका खान पान कैसा है. ओके, कपड़े कैसे पहनते हैं, क्लोथिंग सेंस कैसा है, उनका एजुकेशन कैसा है, हेल्थ वाइज यानी कितने बीमार पड़ते हैं, बराबर, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज़ करते हैं, उनके पास रहने का खुद का घर है या नहीं है. तो जैसे जैसे कंटिन्यूसली नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता ही जाएगा. हाँ, पॉपुलेशन अगर कांस्टेंट रहे तो, हमारा तो पॉपुलेशन ही बढ़ रहा है, तो हमको जो इनकम बढ़ानी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ानी पड़ेगी. ओके, इसके अलावा हमको यही नहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उनको फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए. उनको अच्छा फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए, उनको अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, उनको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए. चलो सिटीज़ में तो अच्छी बात है, लेकिन गाँव में तो बहुत हालत ख़राब है. एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है. एंड इसमें अगर हम लोग इंडिया का कंपैरिजन करें ना, तो पास्ट फ्यू ईयर्स हमारा डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ना यहाँ पे ऊपर कुछ बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. सो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इसको हम लोग जीडीपी भी कहेंगे. ओके, वेन एवर यू हर्ड द वर्ड जीडीपी, इसका मतलब होता है नेशनल इनकम. और इंडिया की जो जीडीपी थी वो 2011 और 12 में, here I am reading the numbers, 87,36,039 करोड़. 1 करोड़ तो आपने सुना है, पर इतने सारे करोड़, 87 लाख करोड़. ओके, ये इंडिया की जीडीपी थी कब? 2011-12 में, आज से कुछ मतलब 8-9 साल पहले की बात है. एंड अगर हम 5 साल पहले की बात करें, सो
1,35,67,192 करोड़। तो हम लोग अगर ये 4 साल का गैप में कंपेयर करें तो 87 से 135 हो गया है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि हमारा जीडीपी या टोटल नेशनल इनकम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ओके, आप लोग आज गूगल करके देखना कि 18-19 में कितना जीडीपी था, सो विल कम टू नो। एनी हाउ, अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो हम लोग समझ चुके हैं, बट कुछ डिफरेंस होता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस में और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। प्रोग्रेस होना और डेवलपमेंट होना लगभग सिमिलर ही साउंड करता है, बट अगर हम लोग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें बहुत कुछ चेंजेस है। लेट्स सी क्या चेंजेस है। सी पहला तो आता है ऑन द बेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। सी डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव प्रोसेस है, रिमेंबर द वर्ड क्वालिटेटिव, ओके। जबकि जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है ना वो क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, बराबर। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द फर्स्ट स्टेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग फर्स्ट स्टेज मानेंगे, जबकि जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है ना वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बाद वाला स्टेज है, यानी पहले डेवलपमेंट बाद में प्रोग्रेस, ओके। अब सेकेंड में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, सी यहाँ पे इन लोगों ने कुछ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन रीड कर रहा हूँ फॉर यू। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू रिसर्चेस इन इकोनॉमिक इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। चलो, लास्ट ईयर हम लोगों ने पूरे हमारे जो फार्मर्स भाई हैं, किसान भाई हैं, उन लोगों ने इतना इतना सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक नंबर्स में उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किया और नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा ग्रो किया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। बिकॉज ऑफ द रिसर्च ऑफ द हाइब्रिड सीड, है ना। अब ऐसे तो ही ना कोई प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसके लिए हम लोग को अच्छे सीड्स चाहिए इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रीच कर पाते हैं। दिस सोर्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सो हमारे फार्मर्स ने जो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ऑन द अदर साइड, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल लैंड, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। हमने कुछ बहुत सारा लैंड और बढ़ा दिया और इसकी वजह से क्या हो, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो और भी बढ़ गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ओके। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, जस्ट ए मिनट है। सो अब थर्ड जो आता है, डेट इज इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग नेशन। सी पूरी दुनिया में दो तरह के कंट्री होते हैं, डेवलप्ड कंट्री और दूसरा होता है डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री यानी वो यूरोप वाली कंट्रीज, ठीक है, जो जहाँ पे बिल्कुल गरीब देखने को मिलते ही नहीं है। एंड डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जो हम लोग अभी इंडिया है, वो हम लोग अभी स्टिल ग्रो कर रहा है, तो उसको हम लोग डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में रखेंगे। नाउ अगर हम लोग बात करें डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री की, तो देखो मैं सेकेंड लाइन पे आ रहा हूँ डायरेक्ट। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब वो डेवलपमेंट कर चुके हैं, अब उनकी कुछ भी अगर इंक्रीज होता है तो वो अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस मानेंगे। लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री के लिए अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारे लिए वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ। मतलब इंडिया की अगर इनकम बढ़ती है तो वो उसके लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, ये कंट्री अगर इनकी इनकम बढ़ती है तो वो उनके लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, ओके। अब पहले तो हम लोग अगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी ही हुए, और डेवलपिंग इकोनॉमी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए गए, देयर आर टोटल 9 पॉइंट्स, एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक उन लोगों ने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं। नाउ मैं ये रीड कर रहा हूँ आपके लिए। इकोनॉमी ऑफ अ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ द पर कैपिटा इनकम। सो उन लोगों ने क्या किया, पर कैपिटा इनकम के बेस पे कंट्री को बाइफरगेट किया है। तो वो क्या है, मतलब पैरामीटर, एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की 2004 में। अकॉर्डिंग टू इट, कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम $735 से कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेवलपिंग कंट्री। और जिनका पर कैपिटा इनकम 735 पर डॉलर से ज़्यादा है तो उनको हम लोग डेवलप कंट्री की कैटेगरी में रखेंगे। इसमें पहला आता है लेस पर कैपिटा इनकम। सिंपल सी बात है, 735 जो वर्ल्ड बैंक ने जो पैरामीटर रखा है डेवलपिंग कंट्री का, उससे कम ही होगा ऑफ कोर्स। सो
उसके मेन रीज़न क्या होते हैं? इंडिया का केस ले लो। इंडिया में अगर मैं 2011 की बात करूँ, अभी हमने 87 लाख समथिंग कुछ देखा था, तब इंडिया की पॉपुलेशन हुआ करती थी 121 करोड़। फिर 2015 में दे दिया, तब तक तो इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 125 करोड़। तो क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, अगर हम लोग इनकम भी बढ़ा लेते हैं तो हमारे साइड में पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि पर कैपिटा इनकम ऊपर नहीं आ पा रहा है। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा लो इनकम लो ही रहता है, पर कैपिटा इनकम भी लो रहता है। अगर हम लोग इनकम नहीं बढ़ाएंगे और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो पर कैपिटा इनकम डाउन भी जा सकता है। ओके, सेकेंड जो पॉइंट नंबर 1 से ही लिंक्ड है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे कंट्रियों में यूजुअली 2% से ज़्यादा होता है। मीन्स एज्यूम कर लो इंडिया में लास्ट ईयर 100 करोड़ लोग थे, 2% बढ़ गए तो 102 करोड़ हो गए। तो ऐसे कंट्री में यूजुअली जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो 2% से ज़्यादा होता है। व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन 34 करोड़ थी, बट नेक्स्ट 30 ईयर्स में वो 2% से भी ज़्यादा की स्पीड में बढ़ रहे थे। अब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड हो गए हैं हम लोग, तो 2 से नीचे आ गया है। एंड राइट नाउ इट इज़ समवेयर 1.1, जो अच्छी बात है क्योंकि हमने अपना पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कंट्रोल कर लिया है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है उस पर लोगों का डिपेंडेंस ज़्यादा होता है। एंड अगर मैं बात करूँ तो आज भी हम लोग पढ़ते हैं इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री। 70% तो हम लोग पढ़ा करते थे कि पीपल आर वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर, एंड राइट नाउ इट इज़ गिवन मोर देन 60%। अब मैं बात करूँ ना अगर जर्मनी की या नॉर्वे की, तो वो भी पहले एक टाइम पे डेवलपिंग कंट्री रहे होंगे। वहाँ पे क्या देखा गया है कि 70% पहले इनिशियली होते हैं लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, पर जैसे जैसे डेवलपिंग का प्रोसेस बढ़ता है ना, जब वो डेवलप बन जाते हैं तो एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी होती है ना बहुत कम हो जाती है। ओके, सो एंड अगर हम बात करें अपने कंट्री के बारे में तो 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग वर्कर्स होते हैं जो अपने गाँव जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर पे ही मतलब वो लोग फोकस है। एंड ये जो पूरा 60% लोग जो भी है ना, वो पता है उनका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कितना है? ओनली 26%, जो आपके यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। ओके, सो पीपल ज़्यादा इन्वॉल्व हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन कम है। वेल मैं बता दूं सर्विस सेक्टर इंडिया का ज़्यादा डोमिनेट सेक्टर है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम मतलब सी, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री का पर कैपिटा इनकम $1000 है तो वो मतलब पर कैपिटा है, सबके पास तो $1000 नहीं होंगे ना। सी देयर आर सर्टेन पीपल जो बहुत रिच होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, और देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ पीपल जिनके पास पैसे होते ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेवलपिंग कंट्री में क्या देखने को मिलता है कि जो 20% रिच लोग होते हैं ना, उनके पास पूरे देश की 40% नेशनल इनकम होती है, और जो नीचे के 20% के जो गरीब लोग होते हैं उनके पास 10% इनकम भी नहीं होती है। वेल तो फिगर्स हैं, आपको एग्जाम में यही शो करना है, बट इन रियलिटी जो इंडिया के टॉप 10% रिच लोग हैं ना, उनके पास इंडिया की 90% नेशनल इनकम है। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर ये शो हम लोग डेटा शो नहीं कर सकते हैं, आपको जो यहाँ पे शो किया गया है आपको वही शो करना है। ओके, अमीर इतना अमीर है कि पैसे कितने हैं गिनने के तक क्या टाइम नहीं है, तो मशीन रखे हुए बंदे रखे हुए जो गिन गिन के रखते हैं। एंड गरीब आदमी कभी 500 या 2000 का करेंसी नोट भी नहीं देखा होगा। एनी हाउ, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, एंड उनका जो रेट होता है वो मोर देन 3% होता है। सो अभी लॉकडाउन के टाइम पे यूजुअली वो थोड़ा ज़्यादा है, वो तो अंडरस्टेबल है, बट यूजुअली अगर किसी भी कंट्री में 3% से भी ज़्यादा अगर लेबर रेट अनएम्प्लॉयड है तो वो उस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें आपको ये कुछ वर्ड सुनने देखने को आएगा, फॉर एग्जांपल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल में आएगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट नाउ, बस आप लोग उसका सिर्फ नाम याद रखो। मोर ओवर अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लंबे टाइम तक चला तो कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एंटी सोशल एक्टिविटी ही करेंगे, क्योंकि पेट तो सबको पालना ही है। एनी हाउ, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं जो पॉवर्टी शो करता है, गरीबी। ओके,
गरीब इंसान हम किसको कहेंगे? जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। ओके, यहाँ पे देखो आप सेकेंड सेंटेंस में देखो, पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटी लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर कॉल्ड पुअर। एग्जाम में आप लोग सिंपल ये लिखोगे तो भी आपको ये पुअर का डेफिनेशन मान लिया जाएगा। और इंडिया के केस में 1/3 पॉपुलेशन पुअर है। ओके, सो अब हम बात करेंगे डुअल इकोनॉमी की। डुअल इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो हम लोग अभी आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मतलब बहुत लोग पुरानी सोच वाले लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि क्यों खर्चा करना, पुराने तरीके से काम करते हैं। उनकी जो फार्मिंग के मेथड होते हैं बहुत पुराने होते हैं, सो पुरानी मशीनरी यूज़ करेंगे तो उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। वही पुरानी चीज़ों से प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा उनको क्रॉप में जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। जबकि वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ट्रैक्टर यूज़ करेंगे, हाइब्रिड सीड यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, मॉडर्न मेथड ऑफ पानी का मतलब जो होते हैं ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल मेथड वो यूज़ करेंगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सो एक ही इकोनॉमी में दोनों तरीके की चीज़ें चलती हैं, लेबर इंटेंसिव भी होता है और कैपिटल इंटेंसिव भी होता है। सो ये कहीं ना कहीं डेंजरस है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फॉर आवर लास्ट 2 पॉइंट्स, एंड आज का ये लास्ट टॉपिक ही है। वेल, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, है ना। अगर किसी को यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो पहले तो वो ये देखेगा कि वो पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे आती है कि नहीं आती है, वहाँ पे लेबर चीप है कि नहीं है, वहाँ पे ज़मीन कितनी सस्ती है या महंगी है ना। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्ट के लिए रोड अच्छी है कि नहीं है, वहाँ के लोग एजुकेटेड लोग हैं कि नहीं है। तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है तो उसको पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन तो चलो ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट के थ्रू तो हो ही जाता है, बट हेल्थ फैसिलिटी मीन्स ये मेडिकल्स एंड ऑल डेट, बैंकिंग फैसिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। सो अगर कंट्री को सही में डेवलप करना है तो उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड लास्ट, फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो उसको दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, ना कि इंपोर्ट। हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। सो हमको दूसरे कंट्री से जितना हो सके परचेसिंग को कंट्रोल करना चाहिए, और जितना हो सके इंडिया की चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। बाहर से हम लोग चीज़ें मंगाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट पे प्रेशराइज होता है, फिर वो लोग टैक्स बढ़ाते हैं एंड ऑल डेट। सो इम्पोर्ट हमको ज़्यादा करना चाहिए, एक्सपोर्ट कम करना चाहिए। अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हम लोग जल्दी डेवलप बन जाएंगे। ओके, सो वेट फॉर द पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज आई एम एंडिंग द टुडेज सेशन. In my next session, I am going to discuss the various factors, of course, and hope so you will like it. Thank you very much and have a nice day.